शुभ निवेश में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, 2077 शुरू हो रहा है संवत, और हम बाय बाय कर रहे हैं इस संवत को। और ये संवत चल जी बड़ा मुश्किल भरा रहा। कोविड का दौर आया, 7,500 का स्तर हमने देखा, 12,000 के ऊपर इस समय कॉन्फिडेंटली खड़े हुए हैं। इकॉनमी खराब रही और बाजार ने सबको माला माल करके दिया है। और अब समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे नया संवत कैसा रह सकता है। और हीलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप सब इनको बढ़िया तरीके से जानते हैं। और देखिए, इंडियन अटायर में दिल इनका हिंदुस्तानी है, बैठे हैं सिंगापुर में। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो आपको सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की लख लख बधाइयां। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आपने मेरे को इंडियन अटायर भी पहना दिया यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर थैंक यू, आपने पहना, क्योंकि आप सुबह जब हमारे सिस्टर चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो आप एक ब्यूटीफुल कलरफुल शर्ट पहने हुए थे, और अब आप इंडियन अटायर में आप बहुत ही जच रहे हैं। और सिंगापुर में भी, अच्छा अंदर है आपके शर्ट, वाह। और इंडियंस भी खूब सिंगापुर में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं सर। लिटिल इंडिया चमक रहा है, ऐसा मेरे कुछ मित्र वहां पर बता रहे हैं। इसी से शुरुआत करते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स शुरू हो रहा है, ये बताइए सिंगापुर के क्या हाल है? अभी तक हम इस बार ये भी हम लिटिल इंडिया अभी तक गए नहीं है, अच्छे नागरिकों की तरह घर बैठे हैं। लेकिन चले जाएंगे दिवाली से पहले। लेकिन यहाँ पे रूल्स काफी अच्छे हैं कि 5 लोगों से ज्यादा भी इकट्ठे नहीं हो सकते, आइदर गोइंग आउट टू अ रेस्टोरेंट और इवन इनवाइटिंग पीपल। 5 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते, या आप नहीं जा सकते किसी के घर। अगर 5 से ज्यादा लोग हो तो मतलब एक्शन कैन बी टेकन। तो मुझे लगता है कि इंडिया में पीपल हैव टू बी मोर केयरफुल इस समय। ये हाई क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर कोविड का कोई सेकंड वेव ना हो जाए या ज्यादा नंबर्स ना बढ़ जाएं इस क्राउड को देखकर। मैंने इंडिया के बड़े वीडियोस देखे हैं और मुझे ये अच्छे नहीं लगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने अरोड़ा साहब। ये बताइए, संवत नया शुरू होने वाला है और सन 2020 में अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है। किस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो अब पोजीशन्ड है? एक नया हाई बाजार में थोड़ी ही दूर है, कोई फेरबदल अगर आपने की हो तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। वो फेर बदल तो डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट से करें, लेकिन अगर आप लास्ट 5-6 महीने देखें तो काफी फेर बदल हो गई है। तो जैसे कोविड में आने से पहले हमारे पास फार्मा थोड़ा कम था और एनबीएफसीज भी थे, और बैंकिंग सेक्टर में तो हम जनरली बुलिश रहे हैं। तो ये इसमें, और कंज्यूमर, तो इसमें थोड़ी चेंजेस इसलिए हुई है कि एक तो इन द लास्ट 6 मंथ ज्यादा इंटरनेट ओरिएंटेड बिजनेस, जो कि बड़े कम है वैसे हमारी कंट्री में लिस्टेड, उनमें थोड़ा वेट बढ़ाया। और दूसरा ये चाइना +1 के जो स्टॉक्स हैं जिसमें क्लियरली बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ मैक्रो ट्रेंड्स इंडिया की तरफ ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आएगा, वो दोनों स्टॉक्स में वेट बढ़ाया। 2 ही स्टॉक्स हैं, अगर आपने जिसके लिए मुझे आपको बधाई देनी थी वो था हीलियस कैपिटल इंडिया की, जो आपने बढ़िया सी वेबसाइट लॉन्च करी है। मैं कल शाम को उसको स्कैन कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो मुझे एक कोट आपका बड़ा पसंद आया। वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो वही है जिसमें बढ़िया बढ़िया शेयर हों, कुछ आज चले, कुछ आगे चलकर चलने के लिए तैयार हो। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं इस नए संवत में? कौन कौन से सेक्टर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं? और ये थॉट प्रोसेस बहुत ही उम्दा था सर। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं फंड मैनेजर हूँ और सारे फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किया, ये स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन एक पार्ट है रिटर्न बनाने का, दूसरा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो मेरे हिसाब से हम, वो भी आपको साइट में शायद मिलेगा, हमने 2 टाइप के स्टॉक्स हैं एंड एनीबडी कैन फॉलो इट। पहला है कि जी दी वेरी हाई कॉन्फिडेंस कि ये कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां पहले से ही बड़ी हो चुकी हैं, पहले से ही सबको पता है। सो इन थियरी यू कैन से कि इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो चुकी है। सो इस ग्रुप में आएंगे स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक या कोटक बैंक या TCS, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें आपने 50-60 बड़ी कंपनियों में से 8-10 कंपनियां चूज की हैं ऑन द बेसिस कि दीज आर गुड कंपनीज, दे हैव गुड हिस्ट्री, एंड वो जनरली मार्केट के हिसाब से चलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनी है। एंड देन द सेकंड ग्रुप इज कि दीज आर न्यूअर कंपनीज
और दीज आर कंपनी जिनके सडनली बिकॉज ऑफ कोविड ना हो या और किसी और रीजन से शेयर 50-60% गिर गए हैं या जितने भी गिर गए हैं उस हिसाब से, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये डेफिनेट सर्वाइवर है, इसमें कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी कभी कॉन्फिडेंस इतना नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें 5% 10% फंड का डाल दूंगा। तो हम सेकेंड ग्रुप में हर स्टॉक में डालते हैं 2%। तो इसलिए ये सेकेंड ग्रुप में हमारी कंपनी, अगर हम 50% ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसे करते हैं तो करीब 20 कंपनीज सेकेंड ग्रुप में से हैं विच आर गुड कंपनीज, लेकिन हु नोज। तो मोस्टली ओवर टाइम ये हमें है कि उन 20 कंपनियों में से हमारे 5-10 कंपनियां बड़ी चल जाती हैं और 5-10 है नॉर्मल चलती है, कोई किसी में लॉस भी हो जाता है, बट ब्रॉडली उस फॉर्मूले से वेयर हाफ इज हाई क्वालिटी बट नोन कंपनीज एंड हाफ इज न्यूअर कंपनीज और न्यूअर आइडियाज और ओल्डर आइडियाज जो ज्यादा गिर गए हैं, उस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से हमारे रिटर्न अच्छे बने हैं। बहुत बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपको शेयर बाज़ार का। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई इंटरव्यूज़ में आपसे जब भी बात हुई आप कहते रहे कि बैंक्स पर भरोसा आपका बहुत है, अच्छे क्वालिटी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पर भरोसा कर रहे हैं, और उस समय ये नहीं साथ दे रहे थे, बाजार के साथ नहीं चल रहे थे, लेकिन आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। और आज देखिए एक ही हफ्ते में हम देख रहे हैं 10-10% भाग रहे हैं नतीजे आने के बाद। तो हैट्स ऑफ सर उस कॉल के लिए, क्योंकि वो कन्विक्शन बहुत ही गजब का था। अभी भी आपको लगता है जिन लोगों ने इस बस को मिस किया है चढ़ सकते हैं? एक्चुअली जी बस को बहुत बड़ा नहीं मिस किया है, क्योंकि अगर आप देखें ईयर टू डेट तो HDFC बैंक आई थिंक मेरे ख्याल से डाउन होगा 2-3%, और ICICI बैंक डाउन होगा मेरे ख्याल से 15-20%, ये 25 भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो 2-3 बड़े बड़े बैंक, कोटक बैंक भी आई थिंक प्लस माइनस ही होगा, बट कोई ग्रेट रिटर्न नहीं होगा। सो जनरली द बैंक्स में ये था उस वक्त कि बैंक के स्टॉक पहले ही गिर चुके थे 25-30%। हमें तो हमेशा पसंद है, और बड़े लाइक HDFC बैंक तो 20-25 सालों से और कोटक बैंक भी 10 सालों से होगा हमारे पास। तो उसमें ये था कि ये घूम फिर के दे गिव देयर रिटर्न्स, बिकॉज इनकी कंपेरेटिव पोजीशन बड़ी अच्छी है कंपेयर टू PSU बैंक्स, एंड आजकल ऑल्सो इट हैज बिकम बेटर कंपेयर टू NBFCs एंड ऑल। तो इसलिए अगर आपने अपने आप को दुखी करना है तो आप कह सकते हैं कि ये 10% बढ़ गया लास्ट वीक, अब मैं कैसे खरीदूं। लेकिन अगर आपने खरीदना है तो आप कह सकते हो कोई नहीं, समीर ने 9 महीने में कोई पैसे नहीं बनाए इन स्टॉक्स में, तो इट्स ओके टू बाय नाउ। जी अरोड़ा साहब, दो तरीके से नजरिया है बाजार को देखने का। मार्च के लो से हम लोग बहुत शानदार तरीके से ऊपर हैं, लगभग 52% निफ्टी पर। वैसे सन 2020 में फिलहाल निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यहां से आपका सेंटिमेंट किस तरफ रुझान में है? कहां तक आप इस बाजार को ऊपर बढ़ता हुआ देखते हैं अगले 1 साल के लिए? नहीं जी, ये ऊपर जाएगा, जा भी सकता है और जाना भी चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि चाहे मैं इकोनॉमिक रिकवरी में पूरा बिलीव करूं या ना करूं, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन 8-9 महीने तक आपके ईयर ऑन ईयर नंबर्स बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि अब आप कंपेयर करोगे जून क्वार्टर से फिर सितंबर क्वार्टर से, तो देयर विल बी सम एक्साइटमेंट कि ये बढ़ गया, ये रिकवरी हो गई। बट द बिगर इशू इज इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स 2-2.5% गिर गए, मतलब 2-2.5% गिर गए हैं, 200 बेसिस पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट तो होना ही है इकोनॉमी में और मार्केट्स में, बिकॉज मार्केट में जो पैसा है लोगों के पास, उसको या वो डेट में डालेंगे या वो इक्विटी में डालेंगे, नहीं तो थोड़े 5% रियल एस्टेट में डालेंगे, बट सब चीज़ें एक दूसरे से कंपेयर होके डाली जाती हैं। एंड US मार्केट में अगर अब ये रहा ऐसे कि जैसे कल फेडरल रिजर्व ने कहा कि वील कीप इंटरेस्ट रेट्स वेरी लो, और बाइडेन विल कम एंड मोस्टली ही बी एन इनइफेक्टिव प्रेसिडेंट, वो बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार पाएंगे बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन बड़े क्लियर नहीं हुए हैं, एंड रिपब्लिकन पार्टी एंड ट्रम्प के भी वोट्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा होना धोना है नहीं। तो वो फॉरेन फ्लो, फॉर एग्जांपल इस मंथ $2.5 billion तो विल गो इनटू द मार्केट बिकॉज MSCI में इंडिया का वेट बढ़ रहा है। सो ओवरऑल इंडिया विल बी ओके बोथ फ्रॉम फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डोमेस्टिक मनी के पास चॉइसेस इतनी और क्या है। अगर आप इक्विटी में नहीं डालोगे तो आपको डेट में डालना पड़ेगा, जिसमें रिटर्न अब तो और भी कम हो गए। सर आपने कहा MSCI में वेटेज भारत का बढ़ रहा है, फ्लोज फिर इसका मतलब माना जाए कि कंटिन्यू रहेंगे। अक्टूबर में हमने देखा
एफआईआई ने भर भर कर खरीदारी करी और पिछले कुछ दिनों से भी देखिए नवंबर की शुरुआत भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पर रही है। ये फ्लोज जारी रहेंगे क्योंकि आप तो आपके मित्रों से बात करते हैं, एफआईआई इंडिया पर क्या व्यू रख रहे हैं और आपका भी व्यू बताइए सर प्लीज। नहीं, पहले तो जी इस मंथ तो बिकॉज टेक्निकल इशू है, क्योंकि इस मंथ के एंड में वो नया वेट इंप्लीमेंट होगा, तो इस मंथ तो फ्लोज पॉजिटिव ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद भी जनरली इंडिया के फ्लोज कंपेयर टू फ्लोज इनटू अदर मार्केट्स, इंडिया के फ्लोज काफी अच्छे रहे इवन दिस ईयर। बाकी आई थिंक ईच एंड एवरी मार्केट, जिसमें चाइना को नहीं गिनते, ये जो स्टडी करते हैं लोग, पता नहीं चाइना के नंबर शायद अवेलेबल नहीं होते होंगे व्हाटएवर, बट ऑल अदर एशियन मार्केट्स के नंबर्स नेगेटिव हैं इस साल और इंडिया के पॉजिटिव। सो आई वुड थिंक कि अगर आप देखें कि अब ये कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं तो पता नहीं लगता, बट एग्रीगेट में हर महीने इस बार नंबर्स बुरे नहीं रहे, जनरली ईयर बाय ईयर भी बुरे नहीं रहे, लेकिन इंटरेस्ट इन इंडिया तो बढ़ गया है। यस, बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस ऑल्दो ईयर टू डेट बाकी हमारी इमर्जिंग मार्केट्स और एशियन मार्केट्स से थोड़ी कम है, लेकिन लास्ट 4-5-6 महीने से इंडिया भी ठीक कर रहा है एंड लोगों को लेटेस्ट चलती चीज़ के पीछे एक स्टोरी चाहिए, और वो स्टोरी हमारे इंडिया में है जी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो गए हैं, दैट यहाँ पे रिलायंस हैज़ बीन वन बिग इन्फ्लुएंस आई थिंक, बिकॉज रिलायंस के पीछे जी 25 लोगों ने प्राइवेट इक्विटी वालों ने इतने पैसे डाले हैं, तो उसको देख के पब्लिक मार्केट वाला भी इंटरेस्ट हो जाता है, नॉट जस्ट इन रिलायंस बट इन इंडिया ऑल्सो। एंड थर्डली आप कहोगे कि ये इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो गए, और एक चौथा ये कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मेरे को लगता है 100% आएगी, तो आ ही रही है अब, तो यू कैन सी। तो ये सब चीज़ें ऑन द मार्जिन ऑल ऑफ देम आर लाइक्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। अरोड़ा साहब, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी और दो कंपनीज अगर आप खुद नाम लें तो बेहतर ही है, इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में निवेशकों को पैसा कमा के देख रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के आती हुई दिख रही है हमें, कम से कम कंज्यूमर गुड साइड पर। ये बताइए, केमिकल स्पेस क्या पूरी तरीके से अब डिस्कवर्ड है, या यहाँ पर आपको कुछ छुपे हुए हीरे दिखते हैं? और फिर चर्चा करेंगे फार्मा की। फार्मा नहीं जी, इसमें छुपे हुए हीरे की जरूरत ही नहीं है। जैसे HDFC बैंक कौन सा कोई छुपा हुआ हीरा है? तो मेरी लॉजिक ये रही है कि जब कंपनीज अच्छा करना शुरू करती हैं तो वो नॉर्मली सालों साल फिर करते हैं। अब आप देखो, पहले गोल्ड फाइनेंस कंपनी थी, वो एक क्वार्टर अच्छा होगा, फिर दूसरा क्वार्टर अच्छा होगा, तीसरा क्वार्टर होगा, चलता जाएगा 3-4 साल या 2 साल, फिर सडनली एक क्वार्टर खराब होगा। जब वो एक क्वार्टर खराब होगा तो फिर 2 साल तक खराब होगा। मेरी ये लॉजिक है, विच आई कॉल इट मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स। तो इसलिए हम अगर एक चीज एक दिन खराब करता है हर कंपनी मोस्टली, बट जब तक वो चलती है वो 3-4 साल निकाल देती है। अभी इस समय वही चीज आप स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें या SRF वगैरह, वो रुकते ही नहीं है, हर क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस, देन वन डे दे विल डिसअपॉइंट, दैट डे द मार्केट में आपके जाएंगे 10-15%, उसके बाद हम नहीं लेंगे, लोग कहेंगे वो करेक्शन हो गया, मेरे को लेना, बिकॉज मुझे पता है उसके बाद वो भी 2 साल तक नेगेटिव होगा। ये सिंपल आई थिंक साइकोलॉजी कह लें या प्रैक्टिकल कह लें कि जब कंपनी अच्छी कर रही होती है उस वक्त उसको बाय डूइंग गुड उसको ज्यादा कस्टमर मिलते हैं, उसका कोई एंगल होता है, व्हाई इट इज डूइंग वेल, द मैनेजमेंट इज एक्साइटेड, एवरीथिंग इज गुड। सडनली व्हेन इन वन क्वार्टर इट डज नॉट डू वेल, उसने बड़ी कोशिश करी होती है कि मैं इस क्वार्टर में डिसअपॉइंट ना करूं, लेकिन जब वो उस क्वार्टर में डिसअपॉइंट करते हैं, दैट मीन्स उन्होंने हर कोशिश कर ली और फिर भी वो मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उसके बाद सब जोश ठंडा हो जाता है। मेरे को तो ये बिग पिक्चर ऑब्जर्वेशन है। सो अभी इसमें केमिकल्स में एंड फार्मा में और इन सब में, क्योंकि अभी इन्होंने अच्छा करना शुरू किया है, मुझे लगता है ये भी चलता रहेगा 2-3 साल। उसमें आप ये कह सकते हैं स्टॉक शायद ज्यादा ना चले, क्योंकि पहले आपने एक्सपेक्ट किया नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी विल डू वेल, कंपनीज विल डू वेल। तो अरोड़ा साहब, अभी हम लोग ब्रेक में हेमंत और मैं चर्चा कर रहे थे कि आपके नाम के अगेंस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस लगाएं, तो हेमंत जी ने कहा 25, तो मैंने कहा नहीं भाई 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, तो इसीलिए हम आपसे जुड़ते हैं। 30 साल गलत है, 30 साल गलत है, 25 करेक्ट है। चलिए, 30 साल पहले एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर मेरे आप
जब मैं यूएस में काम करता था उसको भी गिनेंगे तो 91 में मैंने शुरू किया। यस, तो 25 साल मैंने इंडियन वेबसाइट से मार्केट की देखकर तरफ से कहा था, गिनेंगे तो इसमें इंडियन मार्केट की तरफ से गिनेंगे तो 94 से गिनेंगे। जी जी सही तो बात है। इसीलिए मैं कह रहा था कि 30 मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज एक और चीज पता चली, मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स। इसलिए अरोड़ा साहब आपसे जुड़ते हैं क्योंकि आप इतनी बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिंपली समझाते हैं कि बाजार में अगर तेजी है तो तेजी चलती रहेगी, जाने माने घोड़ों पर आप निवेश कीजिए, और जहां मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स दिख रहा है वो 3 या 4 साल तक आपको दिखेगा। हेमंत जी पूछिए। ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद मुझे कुछ आपसे थोड़ी आपको बैक पीछे लेके जाऊंगा। आपसे ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये पटाखे आपको कौन से पसंद थे सर? आप भी दिवाली का समय है तो कुछ पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि आपको स्वीट कौन सी पसंद है। मुझे आज भी याद है आपका जवाब था गुलाब जामुन, बैसाखी का दिन था। तो ये सारी बातें होंगी समीर सर से। एक छोटा सा सर कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हाजिर होता हूँ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents. शुभ निवेश। जी हाँ, ये सीरीज आप हमारे साथ देख रहे हैं और आज एक बहुत ही खास मेहमान सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर अरोड़ा साहब, हीलियस कैपिटल के फाउंडर। और देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ऐसे ही, और ब्रेक से पहले हम लोग उनसे चर्चा कर रहे थे कि सिंगापुर में माहौल मूड कैसा है। सर एक दो सवाल आपकी इजाज़त से मैं और पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा था दर्शकों को भी ब्रेक से पहले। आप का बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा होगा, आप इतने हंसमुख इंसान हैं। ये बताइए सेलिब्रेशन बचपन में कैसी रही? क्रैकर्स खेलना पसंद था आपको? और कौन से क्रैकर्स आपके फेवरेट थे? सुतली बम, रॉकेट, अनार, फुलझड़ी या कोई और सर? बेसिकली मेरी लाइफ इन सिर्फ 2 पार्ट में रही, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो ये सब बहुत किया, जो कि इनिशियल 20 ऑड ईयर्स उस वक्त तो सारे पटाखे चलते थे, वो लंबी वाली लड़ियां जो आधे ब्लॉक तक जाती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो लास्ट 15-20 साल से मैंने एक भी पटाखा नहीं जलाया होगा। तो जब अब वो स्विच ऑफ हो गया, बिकॉज एक तो पोल्यूशन से हो गए, एक नॉइज से भी हो गया। बट मोर देन दैट सिंगापुर में मोस्टली मैंने दिवाली बनाई। इंडिया में दिवाली के टाइम में नहीं गया ज्यादा, तो यहाँ पे आप फुल झड़ी वगैरह जला सकते हैं, विच इज ओके। तो दूसरा भी जला रहा है तो एक ही बात है। बट जनरली अब मुझे दिवाली में मुझे लगता है कि प्लीज आप भी लोगों को एक्साइट ना करें, सबको कहें दिवाली में जरा प्रेयर करें गणेश जी की, और नहीं सही है नॉट की पटाखे जलाए। तो दिल्ली में पोल्यूशन इस समय, कोई मेरी फैमिली वहां रहती है, मेरी मदर रहती है और बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बुरे हाल है इस वक्त दिल्ली की। आई नो, स्मॉग सर पूरा मतलब भर भर कर है। मैं एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे अगले सवाल में बड़ा इंटरेस्ट है कि पिछली बार आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था गुलाब जामुन पसंद है, दिवाली पर मीठा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका फेवरेट अभी भी गुलाब जामुन है या आपने थोड़ा सा वहां पर पोर्टफोलियो में कुछ शिफ्ट किया है, चेंज किया है? नहीं, वो तो पैदा होने से, क्योंकि हम बंगाली मार्केट में रहते थे, तो वो तो नथु स्वीट और बंगाली स्वीट हाउस के मार्केट के पास, तो वो तो हम पैदा होने से गुलाब जामुन खा रहे हैं और अभी भी खाते हैं। क्या बात है। तो ऐसा करते हैं अरोड़ा साहब, पहले तो ये बताइए कि इस बार कौन कौन सी मिठाइयाँ बन रही हैं घर में सिंगापुर में, और मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगा दिल्ली में। ज़रूर स्मोक तो है लेकिन दिवाली तो दिवाली बनेगी दिल्ली वालों की तरह ही, और आपको बहुत बढ़िया एक लंबी वाली लड़ी जला के दिखाएंगे। आपका पुराना समय भी वापस आ जाएगा और मुलाकात हो जाएगी। तो जी मिठाइयाँ आजकल घर में बड़ी कम बनती है, आजकल मिठाइयाँ वैसी भी मिल जाती है, तो मिठाई घर में कोई नहीं बन रही है। और आजकल तो मैंने बैंकर्स को बोला जो बड़ी मिठाइयाँ भेजते थे पिछले सालों में, मैं कहा यार सब लोग सेम मिठाई भेजते हो, इसके बदले चॉकलेट भेजो। क्योंकि इतनी सेम मिठाई हर बैंकर वही मिठाई लेके आ जाता था। सही बात है। अच्छा अरोड़ा साहब, आपने चॉकलेट की बात करी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी कोई ऐसी चॉकलेट वॉकलेट बता के जाइए जो बाजार में इस वक्त खरीदी जाए और 6 महीने साल में बहुत अच्छा मुनाफा हो।
सो जी देखिए, ये आपने इंग्लिश में फ्रेज सुना होगा कि यू डोंट हैव टू गिव अ पर्सन फिश, यू हैव टू टीच हिम फिशिंग, जी ताकि वो जिंदगी भर ये चॉकलेट खाए। तो इसलिए उसके लिए मैंने आपको बिग पिक्चर में बता दिया कि बड़ा आसान है एक्चुअली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी एनालाइज करना स्टॉक्स को। हमारे हिसाब से बिग पिक्चर में 3 थीम्स हैं। इंडिविजुअल स्टॉक बड़े ऑब्वियस हैं, वो आप निकाल सकते हैं, बट इंडिया में अगर आप लॉन्गर टर्म देखें 3 थीम्स हैं। एक तो है कंज्यूमर की थीम, एक है ये आईटी फार्मा की थीम जिसमें इंडिया ग्लोबली कंपेटिटिव है, और तीसरा इंडिया में है ये प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स की थीम, क्योंकि वो स्टेट ओन फाइनेंशियल से compete करते हैं। तो उसमें अगर ओवरऑल पाई जो भी ग्रो हो, लेकिन ये प्राइवेट के 3-4 लोग बड़े एफिशिएंट हैं, गुड हैं, एंड दे आर बेसिकली टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम स्टेट ओन। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर आप पढ़े न्यूज एवरी डे, जैसे आप पढ़े कि जी इंडिया में सडनली रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, कल बोलेंगे जी इंडिया में शुगर पॉलिसी आ रही है, परसों बोलेंगे फर्टिलाइजर पॉलिसी आ गई है, या गवर्नमेंट बोलेगी हम स्टिमुलस दे रहे हैं, इन बातों को इग्नोर करें और आगे चले, ये भी बड़ा अच्छा गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है क्योंकि इन सब होता कुछ है नहीं एंड में, होता ही हमारे 3-4 सेक्टर में ही है। अगर आप ऐसे नहीं माने तो आप देखिए फोर्ब्स की बिलियनर्स लिस्ट देखें कि कौन कौन से लोग 400 रिचेस्ट पीपल में, यूएस में जो कभी आई है लिस्ट, या जनरली वर्ल्ड लिस्ट देखें, उसमें सारे के जो सारे लोग ऊपर के होंगे ना, वो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सेक्टर वाले लोग होंगे। उसमें आपको सीमेंट वाला रिचेस्ट 500 में नहीं मिलेगा, शुगर वाला नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर वाला तो एक भी नहीं मिलेगा। तो जैसे वर्ल्ड में लोगों ने पैसे बनाए वैसे ही इसी हमारी मार्केट में बनने हैं, क्योंकि दोज आर द सेक्टर्स दैट पीपल लाइक। तो ये आई थिंक इसमें आप एक चॉकलेट का डब्बे से बेटर है ये मेरी। गया सर, और बहुत बहुत पते की बात आपने कही। और ये वाला जो आपका दूसरा तरीके का नजरिया होता है ना बताने का, समझाने का, ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत पुराना, जिसमें आपने कहा था कि आप खुद पर्सनली सोने में भी खूब बिलीव करते हैं, गोल्ड में भी आपको पूरा विश्वास है, और गोल्ड ने भी देखिए क्या रिटर्न दिया है। 32,000 वाला इसी साल देखिए शुरुआत में था 50,000, आज तो 52,000 में देख रहा था पहुंच गया है। थोड़ा बहुत बढ़ गया, कल 2% बढ़ गया। बहुत बढ़ गया सर। गोल्ड थोड़ा बहुत लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि देखिए दीपावली है और गोल्ड की बात नहीं हो, मिठाई की बात नहीं हो, पटाखे की बात नहीं हो, तो रखना चाहिए। गोल्ड रह गया सर, इस पे बारे में बताइए। गोल्ड इसलिए रखना चाहिए, इंडियंस को तो और भी रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इज इफेक्टिवली अ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट। तो आपको क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ से फॉरेन एसेट्स खरीदेगा, कहाँ से वो यूएस के स्टॉक्स खरीदे जिसमें आपको इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, इवन दो इट इज अलाउड। तो गोल्ड आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट ले रहे हैं। सेकेंडली, इस समय वर्ल्ड में इतनी प्रिंटिंग हो रही है, इतनी लिक्विडिटी लो है, आई मीन लिक्विडिटी इतनी हाई है, इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं कि गोल्ड को तो हमारे घर में तो लोग कहते हैं कि हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो हम तो खाली पैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको खर्चना नहीं गिनना चाहिए। सो गोल्ड होना चाहिए, 5-10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। सर, हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ रूम में, जब मेरी मैरिज हुई थी तब गोल्ड था कुछ 9,000 का, उसके बाद अब देखते हैं कि हो गया है 52,000 का। आपने भी आई एम श्योर बहुत पहले से ही गोल्ड में निवेश किया है। ये बताइए आपको टारगेट क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कुछ ऐसा व्यू? फिर भी ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि गोल्ड का एक पर्पज है कि जब कुछ नहीं चलता तो गोल्ड चल रहा होता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वो कहते हैं कि अगर आप 5,000 साल पहले देखें तो इतने ग्राम गोल्ड से उस वक्त के बेस्ट कपड़े मिलते थे। अब उतने ही ग्राम गोल्ड खरीदने से आपको बेस्ट सूट मिलेगा $3-4 हज़ार का। तो उनका कहने का मतलब है कि गोल्ड रिटेन्स इट्स वैल्यू। उसमें आप जैसे कमोडिटी जो आपकी महंगाई होगी वो गोल्ड उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। बट गोल्ड का एक पर्पज है कि अगर यूएस पे, जैसे अब तो नहीं हुआ, ठीक है होपफुली, बट जैसे कोविड टाइम में या कहीं पे कोई क्राइसिस हो जाए, वो सडनली यूएस में कोई प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, वो गोल्ड इज द इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन उसमें अगर आप गोल्ड को सोचो कि गोल्ड अलग से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि बाकी चीजें नहीं चलेंगी। सो गोल्ड इज नॉट फॉर एवर द होल थिंग। अब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है इस साल, जो मैं एक्चुअली ओवर टाइम कम कर दूंगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो। बिकॉज अभी हमने गोल्ड को ये भी गिना है कि अगर आप डॉलर है आपके पास, तो डॉलर में तो यहाँ रिटर्न 0.25% देते हैं बैंक में साल के।
तो उसके बदले हमने कहा छोड़ो जी, एक्स्ट्रा गोल्ड ले लो, देखें क्या होता है। तो उसमें 10-12% बन गया एक्स्ट्रा। लेकिन मेरा जो सारा गोल्ड जो मैं अभी है मेरे पास, वो मैं उसको फॉरएवर के लिए नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि सम पार्ट ऑफ गोल्ड इज एन इंश्योरेंस एंड सम पार्ट ऑफ गोल्ड टुडे इज अ ट्रेड। कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट्स बड़े लो हैं और अभी प्रिंटिंग ऑफ मनी जारी है, तो अभी देखते हैं कितना जाता है। बट ये लॉन्ग टर्म गोल्ड में हमें क्या पता है, ये इतनी बातें। सारे कॉल्स आपके बढ़िया रहे हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, पिछले 6-8 महीनों में हम लोगों ने आपसे बात करी है, तो एक से बढ़िया एक कॉल, ये गोल्ड वाला कॉल भी आपका बहुत ही शानदार रहा है सर। ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया आइडियाज हमारे दर्शकों को देते रहिए। आपको एक बार फिर से CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दीपावली सर। चलिए तो आप सुन रहे थे समीर अरोड़ा साहब को, और बहुत ही क्या मतलब ऐसी बातें बता देते हैं और इतनी सरल लैंग्वेज में बता देते हैं, चल जी मजा आ जाता है। तो हेमंत जी, एक इन्वेस्टिंग होती है बिलियनियर लिस्ट इन्वेस्टिंग। आज देखिए 2 चीजें पता चली, मोमेंटम इन फंडामेंटल्स और बिलियनियर लिस्ट इन्वेस्टिंग। और शुगर से और फर्टिलाइजर से और सीमेंट शेयर के जो भी बिलियनियर हैं, जो कि नहीं है हमारी लिस्ट में भी, उनसे परे रहें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। शॉर्ट टर्म में तो तेजी आपको हर वक्त हम CNBC आवाज में पकड़वाते ही हैं। बिल्कुल। चलिए इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस सीरीज को देखते रहिए। CNBC आवाज पर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे हम कुछ ही देर बाद। थैंक्स अ लॉट इस एपिसोड को देखने के लिए। चलिए और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।